हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था लास्ट टाइम कि किस फोर्स कितने तरह के होते हैं, फोर्स क्या होते हैं। अब हम इस लेक्चर में डील करेंगे कि किस तरह से फोर्स जो है वो कम्प्लीटली गवर्न करता है काइनेटिक्स को या मोशन, किस तरह से वो मोशन को परफॉर्म करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लोग काइनेटिक्स में रखते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना सीखेंगे और मोमेंटम और इम्पल्स दो नए टर्म के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जामिनेशन। मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण का नियम और संवेग, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का। तो ये हमको लगता है कि ओवरऑल ये लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली बहुत कुछ अपने अंदर क्या करता है, कैरी करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या बोलते हैं फोर्स किस तरह से काइनेटिक्स को डील करता है, न्यूटन्स के लॉ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले न्यूटन्स के लॉ में तीन लॉ होते हैं जो बेसिक लॉज है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत ही आसान है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट कि जब तक कोई बॉडी, कोई भी वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है, जब तक कोई बॉडी रेस्ट में है, वो मोशन में तब तक नहीं होगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना किया जाए, और जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जाकर के मोशन में होगी। इसी की विपरीत हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक कोई वस्तु क्या बोलते हैं उसके पास गति है, उसके पास वेग है, तो उसको हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक हमारे पास कोई बल ना हो उसको रोकने का। तो यानी कि जो नेचर ऑफ फोर्स होता है वो क्या होता है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में भी ला सकता है और रेस्ट से मोशन में भी आ सकता है। यानी मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट इटसेल्फ यानी खुद से वो ना तो गति में आ सकता है, ना गतिमान वस्तु खुद से विराम अवस्था में आ सकता है। ना तो कोई गतिमान वस्तु खुद से विराम अवस्था में आ सकता है, ना तो कोई विराम वस्तु खुद से गतिमान अवस्था में आ सकता है। मेरे कहने का सेंस बस इतना था कि फोर्स ही है जो वस्तु के किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के मोशन से जुड़ा हुआ है, यानी मोशन का जो कॉज होता है वो कौन है, फोर्स ही है। तो किस तरह से फोर्स जो है वो मोशन को डील करता है, इसको हम लोग इस लेक्चर में डील करने वाले। तो फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये है कि एनीथिंग इज इन रेस्ट, इट ऑलवेज स्टे इन रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ओवर इट। जब तक कोई बाह्य बल किसी भी वस्तु पर कार्य नहीं करेगा तब तक वो अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही होगा, और यदि वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में भी होगा। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये आप लोगों का बहुत ही इनिशियल बात है, इसलिए मैं इसको ज्यादा लिखवाता नहीं हूँ। आगे देखिए, अगर दूसरी बात करूंगा मैं तो वो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लोग देखेंगे तो काइनेटिक्स, अगर हम लोग देखेंगे पूरा पूरा काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स देखेंगे तो मोशन यानी गति से जुड़ा हुआ कोई नियम है जो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो कोई और नहीं है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। वो ये क्या कहता है, वो कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग के परिवर्तन का जो वेग के परिवर्तन की दर है, यानी उसको त्वरण बोल सकते हैं। तो वेग का परिवर्तन का दर, वेग के परिवर्तन का दर वो क्या होता है, बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात मैंने बोला कि त्वरण जो होता है वो फोर्स, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे वस्तु के अंदर उतना ही ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण क्या करता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन लाता है। मैंने इसके पहले बोला है कि वेग में परिवर्तन कभी भी कोई वस्तु खुद से नहीं ला सकता है, उस पे बल लगाए बिना उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि इसके ये कहने के बाद से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यदि कोई गतिमान वस्तु है तो वो कुछ दूर जाकर के रुक जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीजन ये है कि लगातार एक बल जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं वो उस पर कार्य कर रहा होता है। मैंने ये बोला है ना कि जब तक कोई बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य नहीं करेगा उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि कोई भी गतिमान वस्तु ना तो विराम अवस्था में आएगी, ना कोई विराम वस्तु गतिमान अवस्था में आएगी। कहने का सेंस बस इतना है कि बिना बल के वेग परिवर्तन नहीं होगा। तो पहली बात तो ये हो गया, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एक्सीलरेशन के। F इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहला एक हम लोग को फॉर्मूला मिल जाता है, F इज इक्वल टू ma। इसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन का दर वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, संवेग में परिवर्तन का दर जो है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। यानी फोर्स इज इक्वल्स टू m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन
टी, यानी ये क्या है, संवेग में परिवर्तन का दर है। संवेग क्या होता है, संवेग जो होता है जिसको हम लोग मोमेंटम भी कहते हैं, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणन को ही हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। अच्छा, संवेग का भौतिक क्या मतलब क्या हो गया, व्हाट इट गिव द सेंस, संवेग क्यों कहते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुम्हें एक भारी वस्तु से मार रहा हूं और एक हल्के वस्तु से मार रहा हूं, आप बताइए किससे आपको चोट ज्यादा लगेगा। तो आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि भारी ऑब्जेक्ट से ज्यादा चोट लगे। तो फिर बुलेट क्या करता है, बुलेट तो बहुत हल्का होता है, 200 ग्राम का होता है, इंसान की जान ले लेता है। तो कहने का सेंस बस इतना हुआ कि आप ये डिसाइड कैसे कर लेंगे कि हाँ जो भारी है वो ज्यादा चोट पहुंचाएगा कि हल्का वाला ज्यादा चोट पहुंचाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भारी है तो वो ज्यादा, अब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर नहीं, इसका मतलब ये कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चोट पहुंचाएगा और जो जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो कम चोट पहुंचाएगा, तो ये भी गलत बात है। क्यों, क्योंकि आप इमेजिन करिए कि कोई बहुत हल्की चीज है, इसको मैं बहुत ही तेज वेलोसिटी, एक फर को पंख से, जो पंख आता है कभी टूटा होता है पंछियों का, उस पंख से मैं कितना भी तेज आपको मार दूं तो ऐसा नहीं कि बहुत तेज आपको चोट लगेगा, लेकिन अगर पत्थर से हल्का ही मारूंगा तो आपको चोट लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ना तो आप ये बोल सकते हैं कि द्रव्यमान जिसका अधिक है, द्रव्यमान जिसका अधिक है उसकी उससे ज्यादा चोट लगेगा, ना तो आप ये बोल सकते हैं, ना आप ये बोल सकते हैं कि वेग जिसका अधिक है उससे ज्यादा चोट लगेगा, क्योंकि आप अगर वेग बोलते हैं तो भी गलत हो जाएगा और द्रव्यमान बोलते हैं तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक और बात जोड़ता हूं कि वेग और वेग और द्रव्यमान के जो गुणन का जिसका मान ज्यादा होगा वो आपको ज्यादा चोट पहुंचाएगा, तो ये एकदम से सटीक बात है। इसीलिए भौतिकता में या भौतिक विज्ञान में हम लोग द्रव्यमान और वेग को, यानी काइनेमेटिक्स में आया, काइनेटिक्स में हम लोग अलग अलग देखने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग की बात करते हैं। भैया जिसका द्रव्यमान गुणे वेग ज्यादा होगा उससे आपको चोट ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। जिसका द्रव्यमान गुणे वेग का मान ज्यादा होगा उससे आपको चोट ज्यादा लगेगा। इसका मतलब यह कि जिसका संवेग ज्यादा होगा वो आप पे बल ज्यादा आरोपित करेगा, ठीक है ना। तो बल जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितना ज्यादा संवेग में, उस किसी भी इंसिडेंट में संवेग में कितना तेज परिवर्तन हो रहा है, वहां पे क्या होता है, बल को लिख सकते हैं। संवेग को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो F बराबर आप एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये देखो m1 v1 और m2 v2 कहने का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, ठीक है ना। आप ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप m2 v2 नहीं लिख सकते, आप ये चाहें तो ये मैं बस इस तरह से रिप्रेजेंट किया हूं कि परिवर्तन, चेंज, ठीक है ना। तो अगर एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पे m2 v2 माइनस m1 v1 लिख सकते हैं। भाई इनिशियल और फाइनल मैंने डिसाइड नहीं किया, मैंने क्या किया है, जो प्रारंभिक वेग है उसको मैंने क्या कर दिया है, m2 कर दिया और v2 कर दिया, ठीक है ना। और जो बाद वाला वेग है उसको m1 v1 कर दिया, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन t। इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, बल बराबर एक चीज और लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू m2, सॉरी एक तो फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल्स टू ma, दूसरा m2 v2 माइनस m1 v1 अपॉन t, और तीसरा हम लोग लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन टी, चौथा हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन टी, पांचवा हम लोग लिख सकते हैं dP अपॉन dt, ठीक है ना। यानी फोर्स को हम इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला F इज इक्वल टू ma, ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m1 v1, ठीक है, जिसमें m2 v2 क्या है, आखिरी या अंतिम वेग और अंतिम द्रव्यमान जो भी है। द्रव्यमान में तो हालांकि परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे होता है, जैसे रॉकेट प्रपल्सन वगैरह में द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन m2 v2 माइनस m1 v1 अपॉन टी, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम आफ्टर, मतलब संवेग जो है वो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा समय। तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन टी, यानी कि प्रारंभ वो संवेग में परिवर्तन अपॉन समय, या फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा dp अपॉन dt। ये क्या बताता है, डिफरेंशियल ऑफ संवेग, यानी संवेग का जो क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सारे के सारे किसको डिफाइन करते हैं, फोर्स को डिफाइन करते हैं। और आप एक चीज देख रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्ट रिश्ता हमको किससे मिल रहा है, मोमेंटम से मिल रहा है। फोर्स का डायरेक्ट रिश्ता किससे मिल रहा है, मोमेंटम से मिल रहा है। अच्छा, इसमें से एक बात और आप देखिएगा कि अगर मैं इस टाइम को इस तरफ भेज दूं,
अगर टाइम को उस तरफ भेज दूं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा F इंटू टी इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। यानी संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बल कितने देर तक उस वस्तु पर लगा है, ठीक है ना। यानी ये भी देखो, बल तो लगा है पर बल कितने देर तक लगा है वो बताएगा कि उसके संवेग में कितना परिवर्तन होगा। जैसे आप एक फुटबॉल को मार रहे हैं तो फुटबॉल से आपके पैर का कितने देर का इंटरेक्शन है, या क्रिकेट बैट से ही कर रहे हैं तो बैट आपके बॉल पे कितने, बैट का और बॉल का इंटरेक्शन कितने देर का, कितना समय अंतराल तक वो बॉल उस बैट पे है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके संवेग में कितना परिवर्तन आएगा। यानी संवेग में परिवर्तन आने का एक ही कारण है, संवेग में कितना परिवर्तन आएगा ये कौन बता पाएगा, ये नहीं बता पाएगा बल कितना है। मैंने बोला है संवेग में कितना परिवर्तन आएगा ये कौन बता सकता है, वो बताएगा कि बल कितने देर तक लगा है। आप देख रहे हैं ना, F इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो जो बल कितने देर तक लगा है वो कौन बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं आवेग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं J से। तो J बराबर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवेग। और आवेग क्या होगा, ये बताएगा कि उसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। आवेग क्या बताएगा कि उसके संवेग में कितना परिवर्तन हो। यानी फोर्स इनटू टाइम बराबर क्या हो जाता है, इंपल्स। फोर्स इनटू टाइम बराबर क्या हो गया, इंपल्स। और वहीं पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि किस दर से उसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है, जबकि इंपल्स इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना उसके संवेग में परिवर्तन हुआ। मेरी बात समझिएगा। बल क्या बताता है, बल इस पे डिपेंड करता है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या है। और वहीं पर अगर मैं बात करूंगा आवेग का, तो आवेग बताता है कि संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है। यानी कि मैं आपको बस बता रहा था कि, और संवेग क्या है मैंने आपको पहले ही डिफाइन किया है कि संवेग क्या है, वो बताता है कि द्रव्यमान और उसके वेग के गुणन का मान कितना है। यानी वो ओवरऑल बताता है, कैरेक्टराइज करता है, उसको चरितार्थ करता है कि वो किस तरह का है, क्या किस तरह का उसके अंदर कितनी फोर्स लगा सकता है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो किसी वस्तु मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर कैरेक्टराइज करना हो तो आप किससे कैरेक्टराइज करेंगे, मोमेंटम से, यानी कि संवेग से, ठीक है ना। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन गति का तीसरा नियम क्या था। गति का तीसरा नियम कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इन सब चीजों का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। पहली बात, पहला लॉ क्या बताता है, एफ इज इक्वल, पहला तो लॉ आपको बताता है कि भैया कोई भी वस्तु गतिमान, यानी कि गतिमान तभी होगा या उसके वेग में परिवर्तन तभी आएगा जब, वेग में परिवर्तन तभी आएगा जब उस पे बल आरोपित किया जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी वस्तु में वेग तभी होगा जब बल होगा ना, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये इतना बोल रहा हूं कि उसके वेग में परिवर्तन तभी आएगा जब उस पे क्या किया जाए, बल आरोपित किया जाए। ये कौन बताया था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, न्यूटन ने बताया था, और वो अपने प्रथम नियम से बताया था। और द्वितीय नियम में क्या बताया था, द्वितीय नियम में बताया था कि संवेग में परिवर्तन का दर, संवेग में परिवर्तन का दर जो होता है वो बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं तो वो क्या बता रहा है कि जो इंपल्स होता है, यानी आवेग की बात करें तो आवेग बताता है कि संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं आपको कि बल ये बताता है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, और आवेग बताता है कि संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ आप क्या बताता है, मैंने बोला है न्यूटन थर्ड लॉ बताता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी किसी भी वस्तु पर जितना भी एक्शन आप करेंगे, जो भी एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन भी उतना ही और उसके अपोजिट मिलेगा। मान लीजिए कि मैं इस एलसीडी के ही या फिर जो भी है वॉल के अगेंस्ट में अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि उतना ही फोर्स हमको रिफ्लेक्शन में मिलेगा, रिफ्लेक्ट बैक हमको उतना ही फोर्स मिलेगा। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बॉल लीजिए और बॉल को आप जिस वेलोसिटी से भी दीवार पे फेंकेंगे एग्जैक्टली उसी वेलोसिटी से वापस वो आपकी तरफ आएगा। इसका मतलब ये कि आप बॉल के थ्रू किस पे फोर्स लगाए थे, आपने दीवार पे बल लगाया था, बॉल को मोमेंटम दे करके उसको उस पे बल लगाया था, और फिर क्या दीवार ने एग्जैक्टली उतना ही बल आपकी तरफ फेंक दिया,
ठीक है ना। तो क्या होता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कौन बताता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और यही तीनों लॉ जो है पूरी तरह से देखा जाए तो काइनेटिक्स को गवर्न करते। तो मैंने आपको क्या क्या बताया है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वो क्या बोलता है, एकदम याद कर लीजिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि वेग में परिवर्तन तभी संभव है जब वहां पर बल है, यानी कि जहां पर भी एक्सीलरेशन है वहां पे फोर्स है। दूसरा बताता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एक्सीलरेशन के, या जो बल है वो क्या है, किस पे निर्भर करता है, त्वरण पे निर्भर करता है। और तीसरी बात अगर मैं कहूं तो वो ये बोला कि जो बल है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि संवेग में परिवर्तन की दर कितनी है, ठीक है ना। अगर संवेग में परिवर्तन की दर ज्यादा है तो वहां पे बल क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बात को इस तरह समझ सकते हो कि अगर मान लो कि किसी का मास कम है, वेग ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे अच्छा मान लो कि एक लोहे का बॉल है और एक जो सिंपल हम लोग टेनिस बॉल होता है उसको, और दोनों बॉल को सेम वेलोसिटी से फेंका गया, ठीक है ना, तो किसको मोड़ना या किसको खेलना ज्यादा आसान होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो टेनिस बॉल होगा उसको काफी आसानी से मोड़ा जा सकता है, लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं लोहे का बॉल होगा वो नहीं मुड़ेगा, हो सकता है वो सीधा चल जाए, वो उसको मोड़ दे, बैट को मोड़ दे, ठीक है ना। तो ये भी संभव है। तो इसका कहने का सेंस ये है कि इस बात पे डिपेंड कर रहा है, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसका मोमेंटम में परिवर्तन होने का दर कितना है। तीसरी बात मैं बोला था कि मोमेंटम में कितना परिवर्तन हुआ ये बताता है कि बल कितने देर तक कार्य किया, और बल कितने देर तक कार्य किया ये कौन बताता है, ये बताता है इंपल्स। मोमेंटम बताता है कि उसका कितना द्रव्यमान गुणे वेग है, वेग और द्रव्यमान का क्या गुणन है वो मोमेंटम बताता है। और इंपल्स क्या बताता है, इंपल्स बताता है कि कितने देर तक बल क्या किया, कार्य किया। ये कंप्लीट एक तरह से गवर्निंग रूल है जो काइनेटिक्स में स्टार्ट करेंगे, हम लोग करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि एक फ्री बॉडी डायग्राम होता है, ठीक है ना, एफबीडी जिसको हम लोग बोलते हैं। वो कैसे ड्रॉ करते हैं, हम लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसका ड्रॉ करना, ये कैसे ड्रॉ करेंगे इसका हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपको स्टार्टिंग में नहीं है, आपको बाद में भी बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे एफबीडी कैसे बनता है, देखिए पहली बात, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उसका वेट तो जरूर लग रहा होगा डाउन साइड में, और न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत तथा बराबर होती है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, जो वेट है इसके अगेंस्ट में एक ऐसा बल कार्य कर रहा होगा जो इसको क्या कर दे रहा है, संतुलित कर दे रहा। अदरवाइज देखो अगर संतुलित नहीं होता तो वो नीचे गिर रहा होता, ठीक है ना। वो संतुलित है तभी नीचे नहीं गिर रहा है, उसके अंदर क्या है, त्वरण नहीं है, इसका साफ मतलब हो गया। अगर किसी में त्वरण नहीं है तो इसका साफ मतलब हो गया कि उस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, जो उस पे कुल बल लग रहा है वो शून्य है। तो भाई ये क्या कर रहा है, ये कहीं अब जा रहा है क्या, इसके अंदर कोई त्वरण है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह रेस्ट कर रहा है तो उसके पास कोई त्वरण नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। तो यहां से हम लोग क्या बता देंगे कि W बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, यानी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। अगर यहीं पे हम लोग को बताना हो कि कोई वस्तु जो है वो गतिमान है, कोई वस्तु जो है वो गतिमान है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको एफबीडी बनाना होगा तो गतिमान वो तभी है, गतिमान अगर सिर्फ गतिमान है तो वहां बल नहीं है। लेकिन अगर वो गतिमान है किसी बल के कारण, तो मान लीजिए इस तरफ अगर बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और इस तरफ उसका क्या है, सिंपल सी बात है, जिधर फोर्स होगा उधर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। जिधर भी फोर्स होगा उधर ही क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना होगा, जबकि आपका वेट जो है वो नीचे है और नॉर्मल फोर्स अभी भी क्या कर रहा है, ऊपर काम कर रहा है। एक बात हमेशा समझ लीजिए, जिस दिशा में बल होगा त्वरण भी उसी दिशा में होगा, पहली बात। और जहां बल होगा त्वरण भी वहां होगा। F इज इक्वल टू एम ए, फादर इज इक्वल टू माँ, ठीक है ना। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जहां भी बल होगा त्वरण वहां पे होना अनिवार्य है, यानी कि जहां पे बल होगा वहां त्वरण होगा, जहां बल नहीं होगा वहां त्वरण नहीं होगा। तो देखिए पहले वाले फिगर में मैं बोला हूं कि जो कुल बल है, नेट फोर्स है, वो बैलेंस्ड है, यानी कोई
नेट ये क्या है, ये जहां पे बलों का जो निकाय है वो संतुलित है, और ऐसी स्थिति में आपको नेट फोर्स यानी कि कुल बल कितना मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। और यही रीजन है कि यहाँ पे कोई भी त्वरण नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के फिगर को हम देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है जो कि क्या कर रहा है, अगर बल है ये देखो इस बल को, इस वेट को संतुलित करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन इस बल को संतुलित करने के लिए कोई दूसरा बल उपस्थित नहीं है। इस कारण इस वस्तु में निश्चित तौर पर त्वरण होगा, और उस त्वरण की दिशा जो कुल बल लग रहा है यानी नेट फोर्स है उसकी दिशा के समांतर होगा, उसके पैरेलल होगा। ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में देखो क्या होगा कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस की अगर हम बात करें तो इस सरफेस के ऊपर कितना द्रव्यमान है, मान लेते हैं ये m1 है और ये m2 है, तो इसके ऊपर कितना द्रव्यमान है m1, तो जो वेट लगेगा वो कितना लगेगा m1g, और इसके ऊपर कितना लगेगा फोर्स r। ठीक है ना। इस सतह के ऊपर जितना द्रव्यमान है m1, ठीक है ना, तो वही उसकी वजह से क्या होगा, उस पर वेट लगेगा। तो इस सतह पर जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, m1g। इस सतह पर कौन सा बल लगेगा, m1g। तो निश्चित तौर पर उसका जो प्रतिक्रिया होगी वो r1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगा, m1g के बराबर। यानी इसके लिए देखेंगे तो अलग से एफबीडी जो बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे, m1g नीचे साइड में दिखाएंगे और r1 किधर दिखाएंगे, ऊपर दिखाएंगे। लेकिन अगर हम इस m2 की बात करें तो m2 वाले केस में क्या होगा कि m2 जिस सतह से जुड़ा हुआ है उस सतह पर कितना बल लग रहा है। तो देखिए ध्यान से, जो m2 क्या करेगा वो अपना तो वेट लगाएगा ही, साथ में ऊपर वाले का भी तो वेट लगाएगा ना। तो अगर हम इस सतह की बात करेंगे तो इस सतह से कितना, देखो जितने सरफेस उतना नॉर्मल रिएक्शन हम लोग को मिलेगा। ठीक है ना। यानी कि हम लोग को जो नॉर्मल रिएक्शन होगा यानी कि प्रतिक्रिया होगी वो उतना ही मिलेगी जितने वो सतह से जुड़ा हुआ है। तो अब यहां देख लीजिए इस सतह के ऊपर कितने द्रव्यमान है, इस सतह के ऊपर कुल द्रव्यमान कितना है, m1 और m2। तो जो पूरा फोर्स लगेगा, बल लग रहा है इस सतह पर, वो कितना लग रहा है, m1 प्लस m2g। तो निश्चित तौर पर जो इस सतह पर आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, R2 की वैल्यू m1 प्लस m2g। ठीक है ना। वो किसकी वैल्यू के बराबर होगा, R2 की वैल्यू होगी। तो इस चीज को देख लीजिए। इसके साथ हम लोग अगला चलते हैं। ठीक है। देखिए अगर वहीं पे कोई धागा है, कोई थ्रेड है, तो देखो ध्यान से रखना इस बात को, ये समझना कि किसी थ्रेड से अगर किसी चीज को खींचा जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अगर इस थ्रेड से, एक थ्रेड है जिस थ्रेड से आपको क्या करना है, देखिए मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है। ठीक है। अब अगर ये एक वस्तु है जिस वस्तु को किसी धागे से खींचा जा रहा है, इस धागे से खींचा जा रहा है, इस पे बल लगाया जा रहा है, और अगर ये धागा है तो निश्चित तौर पर इस धागे में क्या उत्पन्न होगा, तनाव यानी कि टेंशन उत्पन्न होगा। और तनाव हमेशा बॉडी से क्या होता है, दूर जाता है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं तो आप भी क्या करते हैं, आपका दिमाग जो है वो आपके शरीर से क्या करता है, दूर भागता है। एग्जैक्टली यही चीज तो यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वस्तु है अगर उस पे क्या लग रहा है, तनाव लगेगा, तो वस्तु से तनाव हमेशा क्या करेगा, दूर जाएगा। ठीक है ना। तो डायरेक्शन अगर आपको कभी भी इसका निकालना हो कि तनाव का डायरेक्शन क्या है, तो आपको याद रखना चाहिए कि तनाव जो है वो आपको क्या करता है, आपकी जगह से आपको दूर ले जाता है। ठीक है ना। तो आप आसपास की चीजों को नहीं देख पाते क्योंकि अब आप अपने पास खुद ही नहीं है। तो जो वस्तु तनावग्रस्त होता है उसके साथ ये स्थिति होती है। ठीक है ना। तो अगर टेंशन जो है वो, तो अगर हम देखेंगे तनाव की बात करें तो तनाव हमेशा आपको दूर ले जाता है। इस हिसाब से अगर कभी भी आपको डायरेक्शन निकालना हो टेंशन का तो वो अपोजिट उस क्या करेंगे, अगेंस्ट निकालेंगे ऑब्जेक्ट के। तो ये इस तरह से हो जाएगा। जबकि यहाँ पर एक बल जो है वो उसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और उसका जो रिएक्शन है वो किधर काम कर रहा है, ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि किसी जगह पुली वाला सिस्टम आ गया, आपको पुली वाला सिस्टम कहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे बल है तो बल का मतलब मैंने आपको बोला है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जहां पर बल है वहां पर त्वरण होना ही होना है, यह निश्चित है। जहां पर भी कुल बल होगा, यानी इस बल को संतुलित करने वाला कोई दूसरा बल तो है नहीं कि, तो यहां पर जहां पर भी बल होगा वहां पर त्वरण होना
निश्चित है, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू आप एम ए जानते हैं। अब अगली बात अगर हम लोग करें कि मान लीजिए कोई पुली सिस्टम है, उस पुली में एक तरफ क्या है, ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है या जो भी है, और दूसरी तरफ भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और इसका मास m2 है। जैसे इस पुलिस सिस्टम को छोड़ा जाता है, ठीक है, और मान लीजिए m1 अगर बोलता है कि m1 जो है वो भारी है m2 से, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा। तो पहली चीज ये कि इसमें आप सारे बलों को अलग अलग निकाल लेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे m1 के लिए, तो m1 के लिए नीचे के साइड में क्या काम कर रहा होगा, वेट, ठीक है ना। और मैंने बोला है कि हमेशा तनाव आपको दूर ले जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेंशन हमेशा किधर काम करेगा, ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि भारी कौन है, भारी कौन है, m1 भारी है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर किसमें आपका त्वरण होगा। देखो अगर मान लो इसके अंदर दोनों बराबर वेट का है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि तब कोई त्वरण नहीं होगा, तो ये सिस्टम ही अपने आप में बैलेंस कर लेगा, यानी कि जितना टेंशन हो गया उतना ही वेट हो गया। लेकिन अगर यहीं पर मैं बोल रहा हूं कि m1 भारी है m2 से, तो आप इस केस में कैसे करेंगे। तो देखो m1 भारी है, तो इसका साफ मतलब क्या हो गया कि त्वरण निश्चित तौर पर किधर होगा, डाउन साइड होगा, इधर ही होगा। और मैं आपको बोला हूं कि जिधर बल उधर त्वरण, तो जिधर त्वरण उधर बल भी तो हो सकता है ना। इसी बात को तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो अगर हम इस m1 वाले सिस्टम को देखेंगे तो हम लोग को पता है जीता कौन, वेट जीता। हु इज द, देखो अगर बहुत सारे बल एक जगह कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे बल अगर एक जगह कार्य कर रहे हैं, तो जो बल विनर होता है, यानी जो विजेता बल होता है, हमेशा त्वरण उसी बल के साथ रहता है। यानी एक त्वरण समझ लीजिए कि त्वरण एक अवार्ड है, यानी कि एक तरह का अवार्ड है जो उसको मिलता है जो जीत जाता है। तो जो बल यहाँ पे जीतेगा उसको क्या मिलेगा, वो अवॉर्डेड होगा एक्सीलरेशन से। तो निश्चित तौर पर जो आप देख रहे हैं वेट और टेंशन में जीतता कौन, पक्का वेट ही जीता होगा, तभी वहां पर त्वरण जो है वो वेट के साथ है। तो वेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और त्वरण क्या हो, टेंशन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं, W माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, ठीक है ना, यही तो हो गया, W माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, ठीक है, क्योंकि जितना होगा रिजल्टेंट वही तो आपका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर ये इक्वेशन लिख सकते हैं। और मान लीजिए कि इसी के इक्वेशन में अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 हो गई, एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया तो खुद आप सोच लीजिए कि W माइनस टी बराबर 0 हो जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से इसमें क्या लिखेंगे, इस वाले में क्या करेंगे, तो देखिए इस वाले में क्या हो जाएगा कि ऊपर कौन है, ऊपर कौन है, टेंशन। अब टेंशन तो देखो याद रख लो कि जो तनाव होता है वो एक धागे में एक ही होता है, ठीक है ना। अगर धागा सेम है तो उसमें तनाव भी सेम होगा। तो भाई यहां से यहां तक जोड़ने वाला एक ही धागा है ना, तो दोनों उसमें टेंशन भी क्या होगा, एक ही होगा। अच्छा, नीचे साइड में क्या होगा, नीचे साइड में क्या होगा, m2g। W यहाँ पे मैंने लिखा है, W1 लिख सकते थे, कोई इससे दिक्कत नहीं है। यहां क्या हो गया, m2g। अब खुद बताओ कि अब एक्सीलरेशन किस दिशा में होगा। m2 को अगर हम देखेंगे तो त्वरण हमको किस दिशा में मिलेगा। अगर हम m2 को देखेंगे, चूंकि m1 भारी है, अगर m1 भारी है तो m2 किधर जाएगा, ऊपर की दिशा में जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर साइड में हमको एक्सीलरेशन कितना मिला, a। तो जीता कौन, यहां पे फिर कौन जीत रहा है, टेंशन। यहां पे कौन जीत रहा है, t। हु इज द विनर, t इज द विनर। तो अगर t जीत रहा है तो t ज्यादा होगा, t माइनस m2g। और उसको कितना अवार्ड मिलेगा, मैंने बोला है कि जो विजेता होता है उसी को क्या मिलता है, एक्सीलरेशन अवॉर्डेड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, m2a। तो हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पर भी एक इक्वेशन मिल गया। और फिर यहाँ पर वही बात मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक्सीलरेशन 0 है, तो इस केस में हम लोग को सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, t माइनस m2g बराबर 0, यानी t इज इक्वल्स टू m2g, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनको बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात मैं कर दूं कि फ्रिक्शन वाले केस में क्या करेंगे। देखिए फ्रिक्शन वाले केस में क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कहीं कहता है कि कोई सरफेस है जो कि स्मूथ नहीं है, ठीक है ना। अगर सरफेस जो है वो क्या है कि स्मूथ अगर नहीं है, इस केस में अगर इस पे बल लगा, F लगा, तो निश्चित तौर पर यहां क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि ये बल का क्या टेंडेंसी होगा, इस बल का जो टेंडेंसी होगा वो इस क्या करेगा, इस वस्तु को इस तरफ क्या करेगा, त्वरण देगा निश्चित तौर पर, ठीक है ना। अगर ये त्वरण दे रहा है तो ये तो निश्चित है कि इसका भाई बल ज्यादा है।
लेकिन घर्षण बल भी वहां क्या करने लगेगा, कार्य करने लगेगा, अगर वो सरफेस स्मूथ नहीं है तो। देखो अगर बोल दिया है कि सरफेस स्मूथ है तब तो वहां हमको यहाँ ये फ्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो सरफेस स्मूथ नहीं बोल रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन वाला टर्म भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ, ठीक है ना, माइनस स्मॉल एफ, तो जीता कौन, बड़ा एफ, तो वही जीता है। और कितना अवॉर्ड होगा, अगर मान लीजिए इसका मास m1 है तो m1 या ma, अगर मास इसका m है, ठीक है, तो क्या लिख दिया आपने, ma। तो यहाँ पे आप, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू आर। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू आर। तो आपको यहाँ पे मिला हुआ है m और ऊपर क्या मिला है, r मिला हुआ है। तो यहाँ से आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, f माइनस म्यू इंटू आर इज इक्वल्स टू एम ए। अब r की वैल्यू भी किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हैं, f माइनस म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। अब इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शन वाले जो कंडीशन होते हैं उनके लिए हो गया। तो ये कुल मिला के फ्री बॉडी डायग्राम था। कुल मिला के मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बताया और मैंने आपको बताया कि बल किस तरह से काइनेटिक्स को गवर्न करता है। यही जो बल है वही कारण है किसी भी वस्तु के गतिमान होने का, किसी के विराम होने का। गतिमान से विराम करना है तो हमें बल को लगाना, आरोपित करना पड़ेगा, या फिर क्या बोलते हैं, विराम से गतिमान होना है तो वहां पे भी हमें बल लगाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एवरीवन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मैं आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं, आज भी कह रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कि किसी लेक्चर में मैं इंग्लिश ज्यादा बोल दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इस बात को मेंशन करिए कि सर ठीक है, इस बात को ध्यान दे थोड़ा सा। देखो एक्चुअली क्या है कि मेरा जो मोड है वो कंप्लीटली इंग्लिश था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हिंदी में इसको बार बार मेंशन कर चुका हूं कि आपके लिए इसको हिंदी में रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी अगर हमसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इंग्लिश ज्यादा बोल जाता हूं तो उस पर थोड़ा ध्यान दूंगा। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा हिंदी इंग्लिश हो गया तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। आपके लिए लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।